नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और आज की हमारी क्लास 34वीं है। देखिए, इससे पहले हम प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास का एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ चुके हैं वन लाइनर के रूप में कक्षा 6 से 12 तक। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो जो सबसे पहले भारत में आए थे यूरोपियन, वो थे पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरोप से भारत आने के लिए वास्को डी गामा ने सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी और यूरोप से ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो देखिए, कालीकट बंदरगाह के तट पर जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो जमोरिन कौन था? एक स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या जिसको फैक्ट्री कहा जाता है वो कहां पर स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी या कोच्चि में स्थापित की थी? एक ही बात है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा नियुक्त किया गया था? पहला वायसराय जो पुर्तगाली उपनिवेश का था भारत में वो था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। इसका टाइम पीरियड है 1505 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, 1505 ईस्वी में। देखिए, भारत में अगर तंबाकू की खेती की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, तो इनको प्रारंभ करने का जो श्रेय हम दे सकते हैं वो पुर्तगालियों को दे सकते हैं। भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी वो वर्ष 1556 में की गई थी और कहां पर की गई थी? गोवा में की गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, वो किसने लागू की थी? तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति जो है वो लागू की थी फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने। ठीक है, तो देखिए, अगर आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप आधुनिक भारत के इतिहास में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी के सार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न देशों के खोजकर्ता आगे हम बात करते हैं। तो एक तरफ खोजकर्ता है और दूसरी तरफ देश है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, अभी हम पढ़ के आए हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान की बात करें तो इसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। बार्थोलोम्यो डियाज, ये कौन था? एक व्यक्ति था, खोजकर्ता था, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड और बार्थोलोम्यो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क जो है वायसराय था, इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा जो था, इसके समय में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्टेज आर्मेडा काफिला जो पद्धति थी ये हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी।
पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच पुर्तगालियों के बाद आए थे, हॉलैंड के निवासी थे। देखिए, अगर यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन हम क्रम देखें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और अंत में भी पुर्तगाली ही गए थे। नेक्स्ट है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। इसकी स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया, इसकी स्थापना पुर्तगाल में हुई थी 1498 ईस्वी में। ठीक है, अब हम सभी देशों की जो कंपनियां हैं उनको देख रही हैं। ठीक है, एस्तादो द इंडिया की भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? कोचीन में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेते हैं पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहां पर अपनी जो है फैक्ट्री लगाई थी, अंग्रेजों ने कहां पर लगाई थी, हॉलैंड ने कहां पर लगाई थी, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। पुर्तगालियों की बात करें तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब कई बार अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछे कहां पर हुई थी तो ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी। एस्तादो द इंडिया की स्थापना 1498 में हुई थी। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में। देखिए, पुर्तगालियों ने कहां की थी? तो पुर्तगालियों ने अभी पढ़ के आए कोचीन में की थी। अब अगर अंग्रेजों की बात करें तो उन्होंने सूरत में की थी, ये भी याद रखिएगा। यूनाइटेड इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड का ही नाम था हॉलैंड, तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना सन 1602 में हुई थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने कहां की थी? अंग्रेजों ने की थी सूरत में। अच्छा, पुर्तगालों ने कहां की थी? पुर्तगालियों ने तो कोचीन में की थी, कोच्चि में की थी। हॉलैंड वालों ने कहां की थी? तो हॉलैंड वालों ने मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1616 में। ठीक है, और इन्होंने पहली कंपनी कहां स्थापित, पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो त्रावणकोर में की थी, जिसको एक क्या कहा जाता था? त्रैकोबार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने सूरत में की थी, लेकिन सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी। ठीक है, अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? द इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो डच थे इनके द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। वैसे ये क्या करने आए थे? भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और किसका व्यापार? खास तौर पर गोल मिर्ची यानी कि काली मिर्च। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से होती है और बाद में सारे मसालों की बारी आती है और फिर कपड़ों की बारी आती है, जिसमें सूती कपड़ा आ जाता है। ठीक है, देखिए यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सबसे पहले प्रवेश किया था। कब सबसे पहले कब प्रवेश किया? 1498 में। और यूरोपीय शक्तियों में जो पुर्तगाली कंपनी थी ये सबसे अंत में गई थी। कब गई थी? 1961 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ की थी डचों ने। ठीक है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब स्थापित हुई थी तब अकबर जो था वो भारत का सम्राट था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? वर्ष 1608 ईस्वी में। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला अस्थायी जो कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में और पहला स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में स्थापित किया गया और प्रथम स्थायी जो कारखाना था वो सूरत में 1613 में स्थापित किया गया। तो ये चीज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? ये सबसे बड़ी भूल थी फर्रुखसियर की। ठीक है। और इसके बाद ही हमारा जो बंगाल है वो हाथ से निकल गया। बंगाल अकेला बंगाल नहीं था, पश्चिम बंगाल नहीं था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था और बिहार भी शामिल था। तो सारी इसने छूट दे दी व्यापार में। तो हैमिल्टन द्वारा सफल इलाज किए जाने के कारण जो है फर्रुखसियर ने 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था। भी कोई भी आ जाओ, कोई भी अंग्रेज होना चाहिए और वो खुला व्यापार कर सकता है। ठीक है। और उसमें काफी छूट दे दी गई थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ठीक है। इंग्लैंड के राजा का विवाह किससे होता है? पुर्तगाली राजकुमारी के साथ। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय यानी कि जो इंग्लैंड का राजा है उसको दहेज के रूप में बंबई द्वीप दे दिया। भाई बंबई किसका था? भारत का था या इंग्लैंड का था जो फ्री में दे दिया? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई दे दिया। किसने? पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन के विवाह के अवसर पर। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बंबई दे दिया 10 पौंड वार्षिक किराए पर। तो ये कई बार पूछा जाता है कितने पौंड वार्षिक किराए पर दिया गया था? तो 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर। अब देखिए प्रमुख शहरों के हम संस्थापक देखेंगे। कोलकाता की बात करें तो इसकी स्थापना की थी जॉब चारनोक ने। किसने की थी? जॉब चारनोक ने। मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसिस डे ने। नई दिल्ली की स्थापना की थी एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। और बंबई की स्थापना की थी गेराल्ड आनगियार ने। गेराल्ड आनगियार ने। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार। यहां से ये शोरा और अफीम प्राप्त करते थे। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से। कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वें के काल में की गई थी। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब हम आधुनिक इतिहास विश्व का इतिहास पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इनको देखेंगे। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी।
देखिए, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, उसने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति जो थी वो आरंभ की थी। किसने? गवर्नर डुप्ले ने। ठीक है, किसको प्राप्त करने के लिए? भू क्षेत्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के जो विवाद थे उसमें टांग अड़ाने की नीति जो है आरंभ की थी। आगे देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहां बनवाया गया था? तो पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो था फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? ये अंग्रेज अधिकारी था, इसके स्थान पर थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था और अंग्रेजों ने इसमें फ्रांस को पराजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य। आगे हम तीनों कर्नाटक के युद्ध देखते हैं। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में हुआ था। अब देखते हैं पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स ला शैपेल की संधि हुई थी 1748 में। इस संधि के माध्यम से पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। देखिए, कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले है पहला 1746 से 48 ईस्वी में कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, इसीलिए फ्रांस और जो अंग्रेज हैं उनमें यहां पर इंडिया में युद्ध हुआ। ठीक है, और एक्सला शैपेल की संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त किया गया था और इसका जो परिणाम था युद्ध का वो अनिर्णित रहा था, कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, वहां पर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और यहाँ पर जो युद्ध था वो भी समाप्त कर दिया गया एक्सला शैपेल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था ये 1751 से लेकर 1755 के मध्य हुआ था। प्रमुख इसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो पौंडीचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटेन था वो मजबूत स्थिति में आ गया था। ठीक है, अब ये पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1755 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी मूर्खता के काम थे कर्नाटक के युद्ध, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, आपस में ही यहां पर ये झगड़ते रहे। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1758 में शुरू हुआ था, 1763 तक चला था और इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, और औपनिवेशिक कारण की वजह से, एक तो 7 वर्ष का युद्ध था और एक औपनिवेशिक कारण था। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आधुनिक इतिहास में जाके पढ़ सकते हैं। तो औपनिवेशिक कारण और सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से ये तीसरा युद्ध हुआ था और इसका परिणाम जो था वो ये पेरिस संधि से समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। ठीक है, परिणाम क्या रहा? फ्रांस की पराजय हो गई। ठीक है, और फ्रांस का पत्ता जो है वो भारत से कट गया। तो तीसरा युद्ध जो हुआ था 1758 में हुआ था, पहला युद्ध 1746 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1751 में हुआ था, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो समय रहते आपको मिलती रहे। आगे एनसीईआरटी सार संग्रह में हमारी जो क्लास रहेगी वो 35 यानी कि 35वीं क्लास रहेगी। इसमें भी हम कक्षा 6 से 12 का एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। साथ ही हमारी जो हिंदी शिक्षण की विधियां हैं वो भी चल रही हैं, तो आप लगातार बने रहिएगा। अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।